सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। द मैट्रिसेस को लेकर आगे चलते हैं। पिछले टर्न पर हमने मैट्रिसेस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में जाना था, तो आज हम थोड़ा और आगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और देखते हैं कुछ। तो सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो सबसे पहला मैट्रिक्स इस श्रेणी में है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब कहलाता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ अ मैट्रिक्स, मान लो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स A is said to be idempotent if A square is equal to A। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A आइडेम्पोटेंट तब कहलाती है अगर उसका स्क्वायर उसी के बराबर हो जाए, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आइडेम्पोटेंट कहलाएगी। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ध्यान रखें कि स्क्वायर करने पर सेम मैट्रिक्स वापस आ जाए तो आइडेम्पोटेंट होगी। अब कई लोग इसमें ऐसा सोच लेते हैं कि A इसको उठा के धर ले आए, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो A इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लोग सोच लेते हैं या तो A ज़ीरो होगा या फिर I होगा। ऐसा सोचना गलत है मेरे भाई। यू कैन नॉट थिंक ना, बिकॉज A इंटू बी नल मैट्रिक्स आ सकता है। पहले ही बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान कि A इंटू बी नल मैट्रिक्स हो सकता है, जबकि ना तो A ज़ीरो हो ना ही B ज़ीरो हो। तो आप इससे ये निष्कर्ष निकाल लें कि A इज इक्वल टू ज़ीरो और I। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना सोचें। तो अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू A हो, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो पहला नोट, A स्क्वायर इज इक्वल टू A मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है। अगर मैं दोनों साइड पर डिटर्मिनेंट लगा दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इधर लाकर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस वन। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ज़ीरो और वन। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ध्यान रखें, आप कहोगे यहाँ कॉमन ले लिया क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज अ रियल नंबर, तो यहाँ तो ऐसे कॉमन आ सकता है। और दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो फर्स्ट जीरो हो या फिर सेकंड जीरो हो। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A ज़ीरो या वन आ गया। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ज़ीरो और वन। तो ये चीज़ ध्यान रखें, पहला पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। देन द सेकेंड पॉइंट इज, ये क्लियर हुआ? सेकेंड, I का स्क्वायर भी I होता है। दिस implies आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो ध्यान रखें कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हटा रहा हूँ। तो अब हमने जान लिया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, यानी कल को कहीं पर लिखा है I इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आप समझ जाएं कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखने से पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं। अगर A आइडेम्पोटेंट है, तो इफ A इज आइडेम्पोटेंट, तो जब मैं आइडेम्पोटेंट बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन हम समझते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू A होगा। अगर मैं A क्यूब की बात करूँ, इफ आई टॉक ऑफ A क्यूब, तो A क्यूब विल बी इक्वल टू A स्क्वायर इंटू A, एंड A स्क्वायर इज A, सो दिस इज A इंटू A, सो दैट इज A स्क्वायर एंड दैट इज बैक अगेन A। अगर मैं A की पावर 4 की बात करूँ, तो इट विल बी A क्यूब इंटू A, and A cube into A will be A into A, that is A square and that is back again A। तो अगर हम ऐसे चलते चले जाएं तो A to the power n will always be A for all n belonging to natural number n greater than equal to 2। तो ध्यान रखें
कि अगर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी नेचुरल पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल ऑलवेज गिव यू बैक अगेन ए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहें एक एग्जाम्पल दिखा दें तो एक एग्जाम्पल देख लें। से दिस मैट्रिक्स ए विच इज 2 -2 4 -1 -1 3 4 एंड 1 -2 -3, ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट है। ये आप खुद से वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई योरसेल्फ। कैसे वेरीफाई करोगे आप इसको? आप इसी का स्क्वायर करके देखना, ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? आइडेम्पोटेंट होगी, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, तो आइडेम्पोटेंट हमने अच्छे से जान लिया। आइडेम्पोटेंट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी तक पढ़ी वो मेनली ये थी कि a to the power n is equal to a where n is a natural number greater than equal to 2. Next is involutory matrix. Now let us see what is an involutory matrix. Involutory matrix, a square matrix A is said to be involutory. कब कहते हैं involutory? देखें, is said to be involutory if ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? इनवॉल्यूटरी। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है? 1, और ये हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, एन बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर, पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज आइदर +1 और -1। ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करूं तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन टेक दिस मैट्रिक्स विच इज 0 1 एंड 0 1 0। तो देखो ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है या नहीं है? इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको भी आप चाहो तो खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो क्या करेंगे आप? इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। देन इन दैट केस दिस विल बी एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो देखें हम निलपोटेंट क्या है। तो पहली हो गई आइडेम्पोटेंट, दूसरी हो गई इनवॉल्यूटरी, तीसरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, so this is third type. Nilpotent matrix, a square matrix is said to be nilpotent of index p belonging to natural number if a to the power p is equal to null matrix, but a to the power p minus 1 is not equal to null matrix. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हम निलपोटेंट कब कहेंगे? ऑफ इंडेक्स n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। अगर a टू द पावर p कितना हो? नल मैट्रिक्स हो, और a टू द पावर p माइनस 1 क्या ना हो? नल मैट्रिक्स ना हो। यानी कहने का मतलब है कि p जो है P is least positive integer for which a to the power p is equal to 0। यानी ये वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके a की पावर p कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तब वो इंडेक्स P की मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी उससे छोटा कोई भी पावर आपको नल मैट्रिक्स नहीं देगा। जैसे आपने A मैट्रिक्स आपको दिया, आपने उसका स्क्वायर किया, 0 नहीं आया, लेकिन जैसे आपने क्यूब किया आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई कितने इंडेक्स की, 3 इंडेक्स की, क्योंकि A की पावर 3 0 हो गया, लेकिन A की पावर 2 0 नहीं है, यानी 3 से नीचे कोई भी पावर 0 नहीं देगी आपको। सो दैट विल बी एन निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स P। और अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, determinant of A to the power P is equal to determinant of null matrix. Determinant of A to the power P is equal to 0. So determinant of A is equal to 0. So this implies determinant of nilpotent matrix, ध्यान रखें कितना होता है, determinant of nilpotent matrix is 0. सो nilpotent मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है, 0, ये याद रखेंगे। यानी ये मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, दिस इज 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये जो मैट्रिक्स है इज nilpotent ऑफ इंडेक्स 3। तो ये भी आप खुद से वेरीफाई कर लें। कैसे करेंगे, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करें, ए को पहले 2 बार करेंगे तो 0 नहीं आएगा, फिर तीसरी बार करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, निलपोटेंट है। कितने इंडेक्स की, 3 इंडेक्स की, क्योंकि ए की पावर 3 0 है लेकिन ए की पावर 2 0 नहीं है। अब मन में सवाल उठता है, यार हम इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया उसे फाइंड करने का वही तरीका है कि आप उसकी पावर बढ़ाते जाएँ ग्रेजुअली, 2 3 4, और जिस स्टेज पर 0 आ जाए, कहीं पर भी अगर 0 आ जाता है बीच में, देन यू कैन से दैट इट इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है। एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दिस इज ऑफ द टाइप से ए बी माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। यानी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स इस तरह की लिख दूँ, से इफ आई राइट इट एज से 2 0 और 0 0, क्यों, ये 0 है, ये 0 0, तो ये क्या होगी, ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी फिर इंडेक्स 2 की। और अगर इसी तरह से मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दूँ, से बी इज़ 4 और ये मैं -1, तो यहाँ पर देखो ए बी विल बी 2, ए को मैंने 1 लिया है और बी दैट इज़ -2, तो ये भी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, निलपोटेंट हो जाएगी। कितने इंडेक्स की, 2 इंडेक्स की। चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख लो। देखो 2 × 4 -1 × -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 8 और नहीं 4 -4 दैट इज़ 0, फिर 8 -8 अगेन 0, देन -2 + 2 0, -4 + 4 0। तो यानी कि अगर आप ये प्रोफाइल याद रखें निलपोटेंट मैट्रिक्स से, तो आप कई बार मैट्रिक्स को देखकर ये पहचान सकते हैं कि हाँ इंडेक्स 2 में मतलब सॉरी ऑर्डर 2 में आप पहचान सकते हैं कि हाँ वो मैट्रिक्स निलपोटेंट है या नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर इस प्रोफाइल की है तो निलपोटेंट होगी ही, लेकिन अगर इस प्रोफाइल की नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो निलपोटेंट नहीं होगी, वो चेक करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है ना, तो चलिए ये क्लियर हुआ। तो निलपोटेंट हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया, इनवॉल्यूटरी हो गया, एंड द नेक्स्ट टाइप इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो देखें क्या होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be periodic if, कब कहेंगे periodic है, if there exists a positive integer k such that
a to the power k plus 1 is equal to a, यानी that is k is the least positive integer for which the condition holds. यानी a टू द पावर k प्लस 1 करने पर अगर वापस a आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, पीरियोडिक कहलाएगी. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a टू द पावर k प्लस 1 कितना हो, a हो, जहाँ k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच दिस रिलेशन होल्ड्स. हियर k is said to be the period of a. ये इसका पीरियड कहलाएगा. अब दो सवाल हमारे मन में उठते हैं, वो ये कि डेफिनेशन में k प्लस 1 क्यों लिखा गया, सीधा a की पावर k इक्वल टू a ना लिख देते, लिख सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि फिर लोग k को कितना रख लेते, 1 रख लेते, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a, तो हर मैट्रिक्स दुनिया की पीरियोडिक हो जाती. इसलिए डेफिनेशन में खासकर ये एक प्रोविज़न रखा गया कि a की पावर क्या लेंगे, k प्लस 1, यानी कम से कम पावर 2 तो होनी चाहिए कम से कम, जिसके लिए ये चीज़ होल्ड करे. इसका मतलब ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि k प्लस 1 क्यों रखा गया, क्योंकि 1 रखने पर तो हर मैट्रिक्स दुनिया की पीरियोडिक हो जाती, क्योंकि a की पावर 1 वुड हैव बीन इक्वल टू a. सो देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू प्लेस a टू द पावर k प्लस 1 एज इक्वल टू a. और दूसरी चीज़, k की लीस्ट जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो कम से कम 1 हो सकता है, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर k की वैल्यू 1, यानी a की पावर 2 इज इक्वल टू a, यानी हर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है, पीरियोडिक होती है. तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज पीरियोडिक with period 1. तो एक चीज़ ये याद रखें कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी है, पीरियोडिक है, उसका पीरियड कितना है, 1 है. ठीक है, रिमेंबर दिस. चलिए एक तो क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड, ताकि हमें ये डेफिनेशन अच्छे से और समझ में आ जाए. तो एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले पढ़ा हमने आइडेम्पोटेंट, फिर इनवॉल्यूटरी, फिर निलपोटेंट और फिर पीरियोडिक. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स having period A पार्ट है 3 एंड B पार्ट है 2. तो अगर मैट्रिक्स A का पीरियड 3 है तो आपको बताएं उसकी पॉसिबल डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी. तो मान लेते हैं a क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होगी, लोग a क्यूब इज इक्वल टू a रखेंगे, लेकिन a की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a. तो a टू द पावर 4 इज इक्वल टू a, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा देते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, सीधा बाहर लिख दिया मैंने 4. तो डिटर्मिनेंट a का क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0. तो डिटर्मिनेंट a की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 या फिर 1. फिर इसी तरह से सेकेंड, डिटर्मिनेंट a की पावर 3 मतलब a क्यूब विल बी इक्वल टू a. ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, b पार्ट के लिए. तो डिटर्मिनेंट a का क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a. सो डिटर्मिनेंट a कॉमन, इट विल बी डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आ गई, या तो 0 आएगी, या फिर -1 आएगी, या फिर +1 आएगी. सो दीज आर द पॉसिबल डिटर्मिनेंट वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A. एक क्वेश्चन और करते हैं. इफ A इज पीरियोडिक, ये आप खुद करके देखेंगे, तो वीडियो आप यहाँ चाहो तो पॉज कर दो और खुद ऑब्जर्व करो. A इज पीरियोडिक मैट्रिक्स
A is periodic matrix of period 3 and a to the power 6 plus b equal to I, then value of AB is option A is I, option B is 0, option C is A square and option D is A plus I. You have to answer it. तो आप वीडियो पॉज कर दें और खुद से करके देखें, बेटर रहेगा। तो मैं तो यहाँ जारी रखूँगा। तो आपके पास a to the power 6 प्लस b इक्वल टू आई, ए पीरियोडिक मैट्रिक्स उसका पीरियड 3 है तो a की पावर 4 इज इक्वल टू a होगा। तो यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, a to the power 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू आई। तो ये हो गया वापस a, तो दिस बिकम्स a क्यूब प्लस b इज इक्वल टू आई। तो b की वैल्यू क्या आ गई ज़रा देखो, b की वैल्यू आ गई i माइनस ए क्यूब। अब दोनों साइड a से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते क्योंकि हमें a भी चाहिए, तो दिस विल बी a माइनस a टू द पावर 4, बट a टू द पावर 4 इज a, so this is a null matrix, so answer is Bombay। सिंपल था। चलो अगला प्रॉब्लम एक और करते हैं फिर। Let us do one more problem। If Z is an idempotent matrix, then I plus Z to the power n, n belongs to natural number, is option A is I plus 2 to the power n into Z, option B I plus 2 to the power n minus 1 into Z, option C I plus 2 to the power n minus 1 into Z, and D option is none of these। तो आप ये वीडियो पॉज कर दें और फिर करके देखें, लेकिन मैं तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को जारी रखूँगा। तो पहली चीज़ तो ये कि मतलब यहाँ ये समझना चाहिए Z इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन I प्लस Z टू द पावर n पूछा है, वेयर I एंड Z आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली होंगी तभी I प्लस Z डिफाइंड होगा। तो I इंटू Z और Z इंटू I बोथ आर Z अगेन, इसका मतलब Z एंड I कम्यूट, क्योंकि आपको पता है टू मैट्रिसेस सेट टू कम्यूट इफ ए बी इक्वल टू बी ए, और जब ए बी इक्वल टू बी ए होता है तब हम बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन में लगा सकते हैं, ये हमने पढ़ा था पिछले टर्न पर। तो ऑल्सो z टू द पावर 2 कैसी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट, और हमने पढ़ा z टू द पावर n इज इक्वल टू z फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम पढ़ चुके हैं ये। सो देयरफॉर I प्लस z टू द पावर n, चलो इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं, nc0 I टू द पावर n प्लस nc1 I टू द पावर n माइनस 1 इंटू z प्लस nc2 I टू द पावर n माइनस 2 z स्क्वायर प्लस nc3 I टू द पावर n माइनस 3 z क्यूब एंड सो ऑन ncn z टू द पावर n। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी बिहेव्स लाइक 1, तो आइडेंटिटी की पावर n करेंगे तो आइडेंटिटी क्या आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट बैक द सेम मैट्रिक्स दैट इज I अगेन। तो ये हो जाएगा nc0 इंटू I प्लस nc1 इंटू z प्लस nc2 इंटू z स्क्वायर
क्योंकि जेड स्क्वायर, जेड लिख देता हूँ वहाँ पे, जेड स्क्वायर को जेड लिख सकते हैं, प्लस NC3 फिर जेड, लास्ट में NCN फिर से जेड। क्यों, किस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस रिलेशन को हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। नाउ NC0 इज़ 1, तो I प्लस इट इज़ NC1 प्लस NC2 प्लस NCN इनटू जेड। और हमने बाइनोमियल थ्योरम से पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें अगर NC0 हम जोड़ दें और घटा दें तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN दैट विल बिकम 2 to the power n. So this is 2 to the power n minus NC0 into z. What I have done is I have added NC0 and subtracted NC0, और NC0 कितना होता है 1, so this will come out to be, मैं यहाँ लिख रहा हूँ I plus 2 to the power n minus 1 into z. So the correct answer in this case will be Calcutta. अच्छे से देख लें एक बार, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रॉब्लम और करते हैं। If x is equal to 0 1 0 1 0 1 0 0, then prove p times I, p is a real number, plus q times x to the power m is equal to p to the power m into I plus m p to the power m minus 1 into q into x for all p comma q belonging to R, where m belongs to natural number. So that is what we have to prove. और अभी देखो इस प्रॉब्लम को आप खुद करें, वैसे तो हो जाएगा खटाखट, कुछ खास मुश्किल नहीं आएगी। तो आप इसमें एक चीज़ देखें कि ये जो x है इसका प्रोफाइल वो जो मैंने एग्जांपल दिया उस प्रोफाइल से मैच करता है। आपको याद होगा यहाँ था b स्क्वायर, यहाँ था माइनस AB, b स्क्वायर माइनस AB, यहाँ माइनस a स्क्वायर था, और यहाँ माइनस AB, और इधर AB था, शायद ऐसे ही था, ठीक है ना। वो प्रोफाइल आप याद रखें अच्छे से। तो उस प्रोफाइल का यूज़ करके अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स कैसी लगती है अपने आप को, हमें लगती है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, निलपोटेंट है। कितने इंडेक्स की, 2 इंडेक्स की एक निलपोटेंट मैट्रिक्स हमें ये नज़र आती है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो देख भी लें एक्स स्क्वायर कितना है, नल मैट्रिक्स क्लियरली, दैट इज एक्स कैसा है, निलपोटेंट है, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। तो मैं एक बार फिर से एम्फसाइज करने के लिए वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ। यहाँ था b स्क्वायर, यहाँ था माइनस a स्क्वायर, यहाँ माइनस AB और यहाँ AB, ये मैट्रिक्स थी। तो ध्यान रखें जब भी मैट्रिक्स का प्रोफाइल ऐसा हो तो वो मैट्रिक्स हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अब PI प्लस QX इज इक्वल इनटू पावर m जो है, और हमें पता है कि I एंड D मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगी, क्योंकि I इंटू A और A इंटू आई विल गिव यू बैक अगेन A ओनली। सो I इंटू एक्स करो या x इंटू आई करो, आंसर x ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं। सो MC0 एंड देन p टू द पावर PI टू द पावर m प्लस MC1 PI to the power m minus 1 into QX plus MC2 PI to the power m minus 2 into QX to the power 2 and plus on up to MCM QX to the power m। तो आप देख सकते हैं कि MC0 तो 1 हो गया और ये बन गया P to the power m into I to the power m। I to the power m is I again। तो प्लस MC1 is m and this is p to the power m minus 1
इंटू क्यू इंटू एक्स, और आगे वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों? अगर एक्स स्क्वायर ज़ीरो है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स क्यूब भी ज़ीरो होगा। ये समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब भी जीरो हो जाएगा, एक्स की पावर 4 भी जीरो हो जाएगा। यानी दो के ऊपर जितनी भी पावर्स आएंगी, और दो इंक्लूडेड, दो या दो के ऊपर जितनी पावर्स आएंगी वो सबके सब जीरो हो जाएंगी। तो इसलिए ये बोला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचा, और यही हमें वहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो छोटा सा प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम और करते हैं। If P, C are square matrices of order n, and if of order n which commute with each other, which commute with each other, also C is nilpotent matrix of index 2. So it is a nilpotent matrix of index 2. Then and if A is equal to B plus C, prove A to the power P plus 1 is equal to B to the power P into B, P plus 1 into C. So that is what is to be proven. तो करें फटाफट, हो जाएगा, कुछ खास मुश्किल तो है नहीं। खैर ये तो मैं तो यहाँ जारी रखता हूँ। तो C निलपोटेंट है कितने इंडेक्स का, 2, तो C स्क्वायर 0 होगा, और ये मैट्रिक्स कम्यूट करती है बी सी इक्वल टू सी बी, यानी हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो ए टू द पावर पी प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी टू द पावर पी प्लस 1। और ध्यान रखना सी स्क्वायर 0 है, नल मैट्रिक्स है, तो पी प्लस 1 सी 0 बी की पावर पी प्लस 1 प्लस पी प्लस 1 सी 1 बी टू द पावर पी सी इंटू सी प्लस पी प्लस 1 सी 2 b to the power p minus 1 c square and plus on p plus 1 cp plus 1 into c to the power p plus 1। ठीक है, मतलब यहाँ ऑब्वियस सी बात है p एक नेचुरल नंबर है, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो जैसे आप इसे एक्सपैंड करेंगे ये आ गया आपके पास, और ये कितना हुआ p plus 1 c0, p plus 1 c0 is 1, so this is b to the power p plus 1 plus this is p plus 1 into b to the power p into c, और आगे वाली सारी टर्म फिर जीरो हो जाएंगी निल पोटेंसी के कारण, क्योंकि सी स्क्वायर नल है तो सी स्क्वायर नल होगा, सी क्यूब सी 4 सी की पावर p प्लस 1 सब जीरो हो जाएगा। सो इसमें से अगर हम कॉमन लें तो b टू द पावर p कॉमन, वी गेट b प्लस p प्लस 1 into c। दैट इज व्हाट वी हैड टू शो। चलिए ये हुआ। क्वेश्चन और करते हैं। इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका साइन अल्फा,
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रूव a to the power n is equal to cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha for all n belonging to natural number। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ऐसा याद रखें। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अगर इस तरह की एक मैट्रिक्स है तो उसकी पावर n करने पर ये n एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमें ये बात प्रूव करनी है, लेकिन ये रिजल्ट याद रखें तो अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकता है बहुत जगह पर। तो हम इसे प्रूव करेंगे एक टेक्निक यूज़ करके जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये थोड़ा सा बता दूं मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको। सपोज मुझे कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है, सपोज आई हैव टू प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + n is equal to n into n plus 1 by 2. Now you know that this formula is correct. Suppose I have to prove that this is correct, that 1 से लेकर n तक का सम n into n plus 1 by 2 होता है, हमें ये प्रूव करना है। तो देन इन दिस केस वी कैन यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे प्रूव करते हैं, मान लेते हैं ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं Pn, बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट n। सो लेट गिवन स्टेटमेंट भी क्या मान लेते हैं, Pn, ऐसे बोल देते हैं Pn। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन n। तो फिर हम n को 1 रख के देखते हैं, P1 विल बी 1 तक का सम आएगा, एंड 1 इज इक्वल टू 1 into 1 plus 1 by 2, therefore I can say P1 is true। P1 कैसा है, ट्रू है, यानी इस स्टेप को हम कहते हैं बेसिक स्टेप। ये बेसिक स्टेप है। फिर उसके बाद मान लेते हैं लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेटमेंट को फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर दिस होल्ड्स। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सपोज वी हैव दिस स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूवन दैट इट होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इंडक्शन से। इंडक्शन में सबसे पहला काम क्या करें, जो ये स्टेटमेंट दे रखा है इसे Pn मान लेते हैं, और फिर प्रूव करते हैं कि देखो 1 n की जगह 1 रखूँ तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर मानते हैं अपनी तरफ से लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी आपने मान लिया ये जो लिखा है ये परम सत्य है, किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए, यानी 1 + 2 + 3 से लेकर k तक का सम आपने अपनी तरफ से मान लिया k इंटू k + 1 by 2 होता है। तो इसे कहते हैं ब्रिज स्टेप, ब्राइट लिख दिया मैं, BRIDGE, ब्रिज स्टेप। तो एक तरीके से ब्रिजिंग स्टेप है, एक पुल का काम कर रहा है। एंड लास्ट इज इंडक्शन स्टेप। एंड व्हाट इज इंडक्शन स्टेप, हम क्या करते हैं फॉर n इक्वल टू k + 1, n इक्वल टू k के लिए ट्रू माना और n इक्वल टू k + 1 के लिए इसे फिर चेक करते हैं कि सही है गलत है। तो हम क्या करें 1 + 2 + 3 से लेकर आखिर में k + 1 LHS ले लिया हमने। अब देखो इसका सम तो हमने मान रखा है कितना है, क्योंकि हमने माना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, तो ये तो है k इंटू k + 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिखाई ना दे, तो यहाँ लिख देता हूँ k इंटू k + 1 by 2 प्लस k + 1, यही हो गया ये इक्वल टू। तो k + 1 कॉमन लिया, अंदर बच गया k by 2 + 1, सो दैट इज k + 1 इंटू k + 2 by 2। एंड गौर से देखो दिस इज इक्वल टू RHS फॉर n इक्वल टू k + 1। बस इंडक्शन खत्म। अब देखो क्या हुआ, हमने k के लिए ट्रू माना और प्रूव कर दिया उससे अगले के लिए ट्रू है, यानी बेसिकली हमने क्या प्रूव किया कि अगर मैं इसको एक नंबर के लिए ट्रू प्रूव करता मानता हूँ, यानी एक नंबर के लिए अगर ये ट्रू है, इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो उससे अगले नंबर के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव प्रूवन इन द इंडक्शन स्टेप। दोबारा सुन ले क्या प्रूव किया, अगर ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है या एक स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो ये उससे अगले नंबर के लिए पक्का ट्रू हो जाएगा। यही प्रूव किया आपने, बिकॉज यू एज्यूम्ड इट टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k and you proved using this that it is true for a k + 1 as well। यानी अगर ये k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए ट्रू है, यानी अगर ये किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उससे अगले नेचुरल नंबर के लिए भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ये प्रूव किया आपने। अब जो बेसिक स्टेप था उसमें आप किसके लिए प्रूव कर चुके हो, 1 के लिए। अब अगर 1 के लिए ट्रू है तो उससे अगले के लिए भी ट्रू होगा, यानी इट विल बी ट्रू फॉर 2 ऑल्सो।
यानी दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर 2, 1 के लिए ट्रू है तो ऑटोमेटिकली 2 के लिए ट्रू होगा, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि अगर k के लिए ट्रू तो k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अब अगर ये 2 के लिए ट्रू है तो फिर ये 3 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के बाद अगला नंबर 3, तो दिस इज ट्रू फॉर 3 ऑल्सो। नाउ इफ इट इज ट्रू फॉर 3 then it will be true for 4 also, and then if for 4 then it will be true for 5, and therefore it is true for all n belonging to natural number. So this technique of proving is called as mathematical induction. तो इसे mathematical induction क्यों कहते हैं? Induction का मतलब हिंदी में होता है प्रेरण। प्रेरण मतलब to get inspired. So basically हुआ क्या है? 2 gets inspired from 1, 3 gets inspired from 2, 4 gets inspired from 3, and 5 gets inspired from 4, and so on, the chain continues. So that is why this technique is known as mathematical induction. तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो मैं बता दूं, सबसे पहले बेसिक स्टेप n = 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं ट्रू है, फिर n = k के लिए ट्रू मान लेते हैं, और फिर प्रूव करते हैं कि n = k+1 के लिए ट्रू होगा। और जैसे ही n = k+1 के लिए ट्रू हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? इफ इट इज ट्रू फॉर 1 then it will be true for next, and if it is true for 2 it will be true for 3, then it is true for 3, then it will be true for 4. So this principle is known as principle of mathematical induction. So then it will be true for all n belonging to natural number. समझदार लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इस केस में for n = 1, a to the power 1 is equal to cos alpha sin alpha minus or cos alpha, so which is equal to RHS for n = 1. Therefore P1 is true. हमें वो सब नहीं लिखना, लेट ग्रीवन स्टेटमेंट भी Pn Vn सब वो समझ में आ गया। P1 ट्रू हो गया। नाउ फॉर लेट इट बी ट्रू फॉर n = k+1, n = k, लेट Pn be true for n = k। तो हमने मान लिया ट्रू है फॉर n = k, यानी मैं क्या मान रहा हूँ कि a की पावर k इज cos k अल्फा sin k अल्फा। वैसे आप जो मैंने बताया आपको मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आप जेईई मेंस के टॉपिक में पढ़ोगे, cos k अल्फा ये है। अब फॉर n = k+1, यानी हमने मान लिया ये ट्रू है n = k के लिए, तो n = k+1 के लिए अब ट्राई कर रहे हैं। तो a to the power k+1 LHS लेते हैं, इट कैन बी रिटन एज a to the power a k into a, और a to the power k की वैल्यू रख सकता हूँ cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा इंटू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। मल्टीप्लाई कर लो तो देखो रो बाय कॉलम होता है मल्टीप्लिकेशन, तो cos a cos b sin a sin b माइनस का cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b, तो cos k अल्फा प्लस अल्फा cos k+1 अल्फा। आराम से देख लें, रो बाय कॉलम cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b, फिर cos a sin b sin a cos b sin a प्लस b यानी sin k+1 अल्फा। फिर अगला sin a cos b माइनस cos a sin b, और साथ में माइनस लगा है तो माइनस पूरे से बाहर आ जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b विद अ नेगेटिव साइन पूरा बाहर है, ये बन जाएगा sin k+1 अल्फा। बेटर होगा आप इसे खुद मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज sin a sin b नेगेटिव cos a cos b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b cos k+1 अल्फा, दिस इज इक्वल टू RHS। Therefore by PMI, principle of mathematical induction, the statement is true for all n belonging to natural number. So that is what we have proved finally. ये हमें शो करना है, तो ध्यान रखें ये करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से समझ में, और ये रिजल्ट भी याद रखें कि cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और a to the power n में ये n डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में, है ना। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कई बार। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा
इंडक्शन के ऊपर बेस्ड, if A equal to 3 minus 4, 1 minus 1, use induction to show A to the power n is equal to 1 plus 2n, n minus 4n, 1 minus 2n for all n belonging to natural number. So that is what you have to prove. तो आप ये खुद ट्राई कर लें एक बार, अच्छे से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए तो हमने स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ ली। अब इसी में अगला जो आर्टिकल है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज of a matrix A M cross N is, तो पहले तो ट्रांसपोज देखें क्या है, ट्रांसपोज किसको कहते हैं। लेट अस सी कि हम किस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A is the matrix obtained from A by interchanging its rows and columns. यानी अगर आप A के रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A. सो ट्रांसपोज that is if A is A matrix क्या हो, Aij M cross N, then A ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं या फिर A डैश ऐसे लिखते हैं, will be equal to Bij M cross N, not M cross N, it will be N cross M, where Bij is equal to Aj, या ऐसे कह देते हैं Aij is equal to Bji। अब ज़रा समझें क्या मतलब है इसका। अगर आपके पास एक M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपने उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। और ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे या इससे, दीज आर टू सिंबल्स, A टू द पावर, A के ऊपर T लिख देते हैं ट्रांसपोज, या फिर A के ऊपर डैश लगा देते हैं, देन दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी, ऑब्वियसली बात है, जब रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए, तो मान लो रो थे 5, कॉलम थे 4, तो अब जब रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो रो तो हो जाएंगे 4 और कॉलम हो जाएंगे 5, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/5। ये अगर 5/4 की थी तो हो जाएगी 4/5 की। द ऑर्डर विल रिवर्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज नाउ बिकम्स द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स नाउ बिकम द नंबर ऑफ रोज, सो दे विल इंटरचेंज। और साथ साथ जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो Bij टाइप के होंगे, जहाँ Bij इज इक्वल टू Aj होगा या फिर Aij इज इक्वल टू Bji। ये भी ये समझें ये कैसे, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है, देखो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ आई राइट A11, A12, A21, A22, A31, A33, दिस इज A, कितने ऑर्डर की है, दिस इज 3x2। तो बताओ A ट्रांसपोज क्या होगी। A ट्रांसपोज होगी, इट विल बी रो और कॉलम को इंटरचेंज, यानी फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, पहली रो बन गई पहला कॉलम,
ठीक है, और सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम A21 A22, थर्ड रो बन गई थर्ड कॉलम A31 A32। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है। और अगर मैं ये एलिमेंट देखूं, ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, दिस इज नथिंग बट B12 है ना, एंड दैट इज इक्वल टू A21। वो किसके बराबर है, A21 के बराबर है। असल में ये बात समझ में आ गई, A21 के इक्वल होगा A12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा A21। तो यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज, वो मैट्रिक्स कैसे मिली, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके मिली। और जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स, अगर इसका एक एलिमेंट देखूँ A12, तो A12 कहाँ लगा है यहाँ पर, इट इज़ एट B21। देखिए कौन सा एलिमेंट है, B21 है, तो A12 इज इक्वल टू B21। A21 अगर मैं ये देखूँ A21 कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, एंड दिस इज नथिंग बट B12। तो आप देख रहे हैं इंडेक्स क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, यानी A21 विल बी इक्वल टू B12, A12 विल बी इक्वल टू B21, A33 नहीं है, ये A32 है, सॉरी। तो यहाँ A32, ये कौन सा पोजीशन है, A32, और वो कहाँ लगा है, A23 पर, ये रहा B23 पर। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर अगर मैं इसको कहूँ तो ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। Remember this, ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है, दिस इज ऑफ द पोजिशन 2,1 एंड दिस इज इक्वल टू 1,2th पोजिशन एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अच्छे समझ में आना चाहिए। दिस एलिमेंट इज द 3,2th एलिमेंट ऑफ A and this is the 2,3th एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये 3,2th था और वो 2,3th है ऑफ A ट्रांसपोज, तो इसलिए ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो कुल मिलाकर ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी, वो A का ट्रांसपोज कहलाएगी, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा, और उसका ijth एलिमेंट इसके jith एलिमेंट के इक्वल होगा। तो रिमेंबर दिस, क्लियर हुआ। तो बस आज हम इतने ही रखते हैं, डेफिनेशन तक हमने पढ़ लिया ट्रांसपोज की, तो अगर अगले टर्न पर हम ये ट्रांसपोज और इसकी डेफिनेशंस को और आगे लेकर चलेंगे। तो एज फार एज होमवर्क इज़ कंसर्न्ड, तो आप होमवर्क में what you can do in the homework is, एक मिनट, आप होमवर्क में एक्सरसाइज 2 तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2 में 7 तक किया है, तो आप चाहें तो एक्सरसाइज 2 में आप करें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, देन क्वेश्चन नंबर 17, ये कर लें एक्सरसाइज 2 में। और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11,
क्वेश्चन नंबर 16, 17 नहीं बस 16, फिर बस इतना ही कर लें। सो बस इतना ही प्रॉब्लम्स ट्राई करें आप अभी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, बाय बाय।